आइए शुरू करते हैं आपके यूनिट 4 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 1, शुद्ध उच्चारण से आशय है। क्या आशय है? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, यानी अक्षरों की स्पष्टता, सुंदर स्वर और पदों का पृथक पृथक उच्चारण। डी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण का महत्व निम्न कारण से है। किस कारण से है? तो समाज में समान, भाषा में स्थायित्व, शिष्टता का लक्षण। डी एकदम सही हो जाएगा। ये सभी उच्चारण दोष का कारण क्या है आपका? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण का प्रभाव, आदत और अध्यापक द्वारा निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। तो कैसा उद्देश्य है? व्यवहारिक उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक आपके कौन है? तो स्टीफन एम कोरे। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है। शुद्ध लिखना, शुद्ध उच्चारण और वाक्य संरचना, ये सभी। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल्यांकन किया जाता है तो आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन करता है कौन करता है? तो हिंदी शिक्षक करता है। क्रियात्मक अनुसंधान के निष्कर्षों का रूप होता है तो व्यवहारिक रूप होता है। कक्षागत समस्या का समाधान करते हैं कौन करते हैं? तो क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। पाठ्य पुस्तक को उपयोग करते हैं कौन करते हैं? छात्र और शिक्षक दोनों ही उपयोग करते हैं। शिक्षक पाठ्य पुस्तक का उपयोग करता है, कैसे करता है? तो पाठ्य योजना में, अध्ययन में और कक्षा अनुदेशन में, तो इन सभी में करता है। छात्रों को पाठ्य पुस्तक का उपयोग है, कैसा है? तो परिपाक में, सीखने के अनुभव में और अध्ययन में। ऑप्शन डी। पाठ्य पुस्तक का मुख्य दोष क्या है आपका? पुनर्बलन का, एकाग्रता का, मनोवैज्ञानिक क्रम का, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। हिंदी पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या है आपका? तो राष्ट्र के द्वारा प्रकाशन, राष्ट्र का उत्तरदायित्व और राष्ट्र का प्रकाशन अधिकार। हिंदी पाठ्य पुस्तक का अभाव क्या है आपका? तो औपचारिक अनुदेशन, अच्छी पुस्तकों का और निदानात्मक अनुदेशन। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पुस्तक का राष्ट्रीयकरण है आपका तो क्या है? राजस्थान में। मापन का कार्य होता है आपका, क्या होता है? तो पूर्व कथन, निदान और साफल्य। मूल्यांकन की प्रकृति है आपकी कैसी है? तो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता आपकी क्या होती है? तो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त करते हैं तो निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों ही प्रकार की परीक्षण को। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा की अभिव्यक्ति एवं रचना का मापन करते हैं आपका। तो निदानात्मक परीक्षा में प्रमाणिक परीक्षण बनाते हैं आपका। वस्तुनिष्ठ परीक्षा को उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होनी है आपकी, तो वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक ये आपकी दोनों ही उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है। भाषा का जन्म यानी हिंदी भाषा का जन्म आपका हुआ है तो कहाँ से हुआ? वैदिक संस्कृत से। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 33। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है आपका मानसिक विकास, भावात्मक, शारीरिक विकास, ये सभी। ज्ञानात्मक विकास की पाठ्य सहगामी क्रिया आपकी कौन सी है? तो पुस्तकालय, शैक्षिक पर्यटन और प्रयोगशाला, ये सभी। वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जाता है तो शैक्षिक पर्यटन से। भाषा शिक्षा से संबंधित पाठ्य सहगामी क्रिया आपकी क्या है? तो साहित्यिक गतिविधियाँ और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ये सभी। हिंदी शिक्षण में साहित्यिक गतिविधियाँ क्या हैं आपकी? तो ऑप्शन डी एकदम से हो जाएगा। वाद विवाद, विद्यालय पत्रिका और कवि सम्मेलन। विद्यालय पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है आपका क्या है? तो छात्रों की तार्किक, काल्पनिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों की भाषा और शैली को सुव्यवस्थित करना, हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, ये सभी। पाठ्यक्रम विकास का सोपान आपका क्या है? तो पृष्ठपोषण, मूल्यांकन, उद्देश्य, विधियाँ, ये सभी। शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य घटक शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये सभी। पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या है आपका? शिक्षण विधियाँ, पाठ्यवस्तु, उद्देश्य, ये सभी। पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति होती है कैसी होती है? तो चक्रीय, निरंतरता, भविष्य उन्मुख, ये सभी। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला कारक आपका क्या है? तो अध्ययन समिति, परीक्षा प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम प्रारूप को किसने सुझाव दिया? तो मुद्रालय शिक्षा आयोग 1952-53, कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सभी ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। तो 3 भाषाएं, विज्ञान एवं गणित और सामाजिक अध्ययन, तो सभी सही हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर मूल पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य 3 विषयों के लिए एक वैकल्पिक वर्ग है तो वो है आपका 7। ऑप्शन ए। प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष क्या है आपका? तो ऑप्शन डी परीक्षा केंद्रित भी है, विषयों की अधिकता भी है और व्यवहारिकता का अभाव भी है। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या होता है आपका? तो परिसभी यानी अध्ययन विषय के क्षेत्र, पाठ्यवस्तु का प्रारूप, प्रकरण का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य प्रकार आपका क्या है? तो
दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री सभी। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्या है आपका, तो शिक्षण को रोचक बनाना, एक से अधिक इंद्रियों का सक्रिय करना, शिक्षण कौशलों का विकास करना, ये सभी। श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, ऑप्शन बी शुद्ध उच्चारण। दृश्य सामग्री का उपयोग करते हैं तो शुद्ध लेखन में। भाषा प्रयोगशाला का उपयोग करते हैं शुद्ध उच्चारण और व्यक्तिगत भिन्नता हेतु। दूरदर्शन का हिंदी शिक्षण में उपयोग करते हैं तो शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध सुनने में। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की ध्वनि होती है आपकी तो कैसी होती है, स्वरकृत, कलाकृत और स्थानकृत होती है। हिंदी ध्वनि के प्रकार हैं व्यंजन, स्वर और शरीर अवयव या अंग। ये आपके क्या है, ध्वनि, हिंदी ध्वनि के प्रकार हैं। हिंदी ध्वनियों को कंपन की दृष्टि से कहते हैं, क्या कहते हैं, सघोष। औपचारिक विधियों की प्रकार होते हैं तो क्या है आपका, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही। वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं लिखने में। सामूहिक उच्चारण प्रविधि का उपयोग होता है तो शुद्ध उच्चारण में। भाषा में अशुद्धियाँ होती हैं तो पढ़ने में, लिखने में और बोलने में। शुद्ध उच्चारण की विधि आपकी कौन सी है यहाँ पर, वैज्ञानिक, परंपरागत और प्रयोगशाला, ये सभी। उच्चारण संबंधी दोष आपका क्या है, तो स्वराघात, ध्वनि तत्व, इकाई, ओकार, तो ये सभी। वर्तनी अशुद्धि हेतु उपाय क्या है आपके, तो ऑप्शन सी यानी उपचारात्मक और निरोधात्मक दोनों ही। कक्षा देखो, शिक्षण कौशल का अर्थ होता है आपका कैसा, तो शिक्षण क्रिया, अनुदेशनात्मक क्रियाएं और शिक्षण व्यवहार, ये सभी। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है तो शिक्षण अवस्थाओं में। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है आपका किसमें, ऑप्शन सी दोनों में, कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर में। शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि आपकी क्या है, तो सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षण कौशल की कुल संख्या है आपकी 23। शिक्षण कौशल का उपयोग करते हैं उपयुक्त सभी यानी विशिष्ट उद्देश्यों हेतु, समुचित अंतःक्रिया हेतु, समुचित अधिगम परिस्थिति हेतु। पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं तो ऑप्शन डी एकदम से हो जाएगा, छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, अधिगम रुचिकर हेतु और शिक्षण का अग्रसर हेतु। व्याख्यान कौशल की क्रिया आपकी क्या है, तो पाठ की गति, उपयुक्तता, भाषा सरल एवं सुबोध, स्वर की स्पष्टता, तो ये सभी से हो जाएगा। पुनर्बलन कौशल का तत्व क्या है आपका, तो ऑप्शन डी एकदम से हो जाएगा, अतिरिक्त शाब्दिक संकेत, पुनरावृत्ति एवं पुनर्व्याख्या, शाब्दिक प्रचलन, प्रेरणा, ये सभी। संप्रेषण कौशल की क्रिया आपकी क्या है, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। संप्रेषण की पूर्णता, समुचित माध्यम का उपयोग, संप्रेषण की उपयुक्तता। भाषा का मुख्य घटक आपका कौन सा, तो ऑप्शन डी एकदम से हो जाएगा, व्याकरण, भाषा कौशल और भाषा विज्ञान। भाषा कौशल के रूप कौन से हैं आपके, तो देखो ऑप्शन सी आपका बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना, ये दोनों। भाषा का मुख्य तत्व कौन सा है, तो अभिव्यक्ति, भाव, विचार, दोनों। भाषा तत्व का प्रवाह समान होता है तो सुनना, पढ़ना। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया किसने, तो एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण में प्रयुक्त करते हैं तो प्रशिक्षण प्रविधि को और पृष्ठपोषण प्रविधि को। सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था क्या है आपकी, तो ज्ञान प्राप्ति और अंतरण यानी कौशल का अधिग्रहण। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण व्यवहार में। पृष्ठपोषण का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है आपका, तो गति उत्पन्न करना, स्वक्रम नियंत्रण करना, ये सभी। पृष्ठपोषण की अवधारणा आपकी क्या है, तो ऑप्शन डी एकदम से हो जाएगा, मनुष्य मशीन के समान है, व्यवहार में परिवर्तन, कौशल में स्वामित्व। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है आपका, तो लघु कक्षा, लघु पाठ्य वस्तु, लघु शिक्षण का लांछ, ये सभी। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है तो प्रशिक्षण संस्थाओं में। मूल्यांकन व नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करती है, ये कथन है आपका डाइटस्टोन का। मूल्यांकन का महत्व है तो इन सभी में। मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य अंग है, उद्देश्य, व्यवहार में परिवर्तन, सीखने से उत्पन्न अनुभव, ये सभी। गुणात्मक परीक्षा है आपकी कौन सी, तो ऑप्शन डी ये सभी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता क्या होती है, तो वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, ये सभी। सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ऑप्शन बी कीथ ने दिया था। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण किस व्यक्ति के नाम पर किया गया, तो एलन के नाम पर। इनका मूल सिद्धांत क्या है सूक्ष्म शिक्षण का, तो ये सभी यानी एक समय में एक कार्य का सिद्धांत, पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, निदान एवं उपचार का सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों को कौन कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है, तो प्रश्नोत्तर, कथन और श्यामपट्ट प्रयोग में प्रशिक्षित किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों में एक समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास होता है, तो एक समय में एक का। समानता समय अवधि सूक्ष्म शिक्षण की कितनी होती है, तो ऑप्शन बी 10 मिनट। पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या है, पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या है आपका, तो ये सभी यानी कि पाठ्य वस्तु, उद्देश्य और शिक्षण विधियाँ। पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो ऑप्शन डी ये सभी। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला कारक आपका कौन सा, तो परीक्षा प्रणाली।
अध्ययन समिति और सामाजिक परिवर्तन। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है आपका तो सामाजिक अध्ययन, 3 भाषाएं और विज्ञान एवं गणित, ये सही। प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष आपका क्या है, तो ये परीक्षा केंद्रित है, विषयों की अधिकता है और व्यावहारिकता का अभाव है, ये सभी। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या होता है आपका, तो अध्ययन विशेष का क्षेत्र, अध्ययन विषय का क्षेत्र, पाठ्य वस्तु का प्रारूप, प्रकरणों का स्वरूप, ये सभी। मानव मूल्यों को विकास के आधार आपके क्या है, तो आदर्श आचरण, विश्वास व्यवस्था, ये सभी एकदम से हो जाएगा। मूल्यांकन पाठ योजना किसने दी आपकी, तो ब्लूम ने। मूल्यांकन पाठ योजना के पद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। पाठ योजना के मुख्य पक्ष आपके कौन से होते हैं, तो अदा प्रदा प्रक्रिया। RCEM सिस्टम में ज्ञान को कितने मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो 2। RCM सिस्टम में बोध को कितने मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो 7, याद रखिएगा, बोध को 7 में, ठीक है। RCM सिस्टम में सृजनात्मकता को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो 3। RCM में सृजनात्मक को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो 3। समवाय विधि उपयोगी है आपकी किसमें, तो रचना शिक्षण और व्याकरण में। शिक्षण की विधा नहीं है आपकी, तो सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली के प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किस सन में हुआ था, तो 1960 में। मौन वाचन की प्रमुख विशेषता क्या होती है, कि अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना। व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ प्रयोग उत्तम रहता है आपका, तो प्रश्नोत्तर विधि में। ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं, तो स्वर। इकाई विधि के लक्ष्य और उद्देश्य कैसे होने चाहिए, तो निश्चित प्रबलन कौशल के जनक आपके कौन है, तो HC हॉल। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होते हैं आपके विशिष्ट से सामान्य की ओर। रसास्वादन विधि आधारित होती है आपकी, तो रस से सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य आपका क्या है, ज्ञानात्मक। सूत्र प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है आपकी, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर। मूल्यांकन की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न कैसे होने चाहिए, तो वस्तुनिष्ठ। साचार्य विधि का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन बी मॉन्टेसरी ने। व्याकरण की शिक्षा का आरंभ करना चाहिए, तो भाषा का अधिकार करके। इकाई विधि का दोष क्या है आपका, तो शिक्षण सामग्री का बंटवारा करना। शिक्षक की क्रिया से संबंधित है आपका, तो आदर्श वचन। और नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है, कक्षा अभिनय प्रणाली। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था, ब्लूम के द्वारा। निम्नलिखित उसके अंदर देखो, लेखन कौशल के विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठ विधि आपकी कौन सी है, तो जकार्ता विधि। उसके बाद में लेखन कौशल की विधि नहीं है आपकी, तो ऑप्शन है पद पद्धति। व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है आपका, तो परिचर्चा। इस कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है, तो लेखन को। गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपका, तो ग्रहण अभिव्यक्ति गद्य शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है, क्या लाई जाती है, तो व्याख्या विधि। काठिन्य निवारण की सुकराती विधि आपकी कौन सी है, तो प्रश्नोत्तर विधि। बार बार रटने की विधि आपकी क्या कहलाती है, तो परायण विधि। बुद्धि के आउटपुट क्या है आपके, तो भाषण। समाज शिक्षण हेतु सूत्र काम आता है, तो स्थूल से सूक्ष्म कठिन निवारण विशेष बल दिया जाता है। गद्य शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन किया जाना है आपका सतत मूल्यांकन के रूप में। स्वाध्याय के सोपान आपके कौन से, तो क्रियान्वय। किस तरह के लेखन को आकलन में शामिल करना उचित है, तो उपरोक्त सभी, यानी सूचना, संदेश, विज्ञान और विज्ञापन और डायरी। व्याकरण के पक्षों और शब्दों को बारीकी की समझ का आकलन, ऑप्शन बी संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः डैश के लिए होना चाहिए, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता के लिए होना चाहिए। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका क्या है, तो कहानी पढ़कर प्रश्न बताऊं। एक भाषा शिक्षक के रूप में पाठ पढ़ाने के उपरांत आप निम्नलिखित में किस प्रकार के प्रश्न सर्वाधिक महत्व देंगे, तो गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को आपने प्रभावित किया, कुछ इस प्रकार के प्रश्न। हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है, तो बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल में के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका आपका क्या है, तो मौखिक वार्तालाप। बच्चों को भाषाई क्षमता को क्रमिक प्रगति के बारे में बताने का सर्वाधिक मदद करता है, तो पोर्टफोलियो। भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य क्या है आपका, तो ये जानना कि भाषा सीखने में बच्चों को किस मदद की आवश्यकता है। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं, तो अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है, तो पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या है आपका, तो
प्रतिक्रिया व्यक्त करना, प्रश्न पूछना, परिचर्चा, ये सभी। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता में आकलन के प्रकारपरक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है आपका? तो भाषा के कार्यों की सूची बनाना। पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है आपका? तो ऑप्शन सी कि इसमें कुछ की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता के विकास में मदद करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो रिपोर्टिंग करना। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो अक्षर जोड़कर पढ़ना। सतत आकलन का उद्देश्य ये जानना है कि बच्चों ने क्या सीखा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के में अभिव्यक्त परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर होता है आपका कौन? तो पोर्टफोलियो। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा प्रयोग की क्षमता। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषा में आकलन। पोर्टफोलियो क्या है आपका? तो ऑप्शन ए एकदम से हो जाएगा, बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है। 8वीं कक्षा में बच्चों को भाषाई आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? तो ऑप्शन बी एकदम क्या सही हो जाएगा, साहित्यिक समारोह के आयोजन को। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी सीसीई पर प्रभावी जोर दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं आपके 3। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा द्वारा किया जा सकता है? तो सत्य पूर्ति परीक्षा और बहुविकल्पीय परीक्षा, इन सभी के द्वारा। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक होता है? तो ब्लूप्रिंट को। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मरना होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो विचारों की मौलिकता को। बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? तो फेरी वाले की आवाज़ सुनिए और किसी एक कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों को भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? तो मुक्त अंत वाले। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है आपका? तो ऑप्शन डी, पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। यदि तुम्हें डलिया भर का नाम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तो बच्चों को अनुभव और चिंतन को स्थान देंगे। मूल्यांकन का आवश्यक गुण आपका क्या है? तो ऑप्शन डी, ये सभी वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या है आपका? तो पोर्टफोलियो। अवलोकन की आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन नियमित रूप से किया जा रहा हो। शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका क्या है? तो ऑप्शन डी, संप्रत्यों को स्पष्ट करने में सहायक और पाठ्य वस्तु को रुचिकर बनाने में सहायक। प्राथमिक स्तर पर शिक्षिका प्राकृतिक सौंदर्य की कविता का पाठ कराते समय विद्यार्थियों को बगीचे में लेकर जाती है। वह पाठ्य कविता को रुचिकर बनाना चाहती है। विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता को बेहतर बनाने में सर्वाधिक सहायक है आपका? तो भाषा प्रयोगशाला। शिक्षण सहायक सामग्री आपकी कौन सी है? तो ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन सी। प्राथमिक भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वाधिक प्रभावी है? तो चित्र एवं नमूने। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा वर्णमाला पढ़ाने के लिए चित्र या नमूनों का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस पर आधारित नहीं करता कि इससे अधिगम परिपक्व होता है। बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने में सहायक है क्या है? फ्लैनल बोर्ड। पाठचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषा और वाद विवाद आदि ये किसमें सहायक हैं आपके? तो भाषा साहित्य को समझने में, यानी भाषा और साहित्य को समझने में। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख और समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। पाठ्यपुस्तक के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो पाठ्यपुस्तक शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया का केंद्र होती है। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप को प्रयुक्त करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन कहते हैं। सो फाइनली यहाँ से देखो आपके 190 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। और उससे पहले हमने आपको क्या क्या करा दिया? यूनिट 1, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3 और ये फिर आपकी यूनिट 4।
तो ये हो गए यहाँ पे पूरे क्वेश्चन। देखो अब आपके पास पवन सीरीज़ हो तो पवन सीरीज़ से, इजी नोट्स हो तो इजी नोट्स से रिवीजन कर लीजिएगा। थ्योरेटिकल अपनी बुक से जो आपने मार्क कर रखा हो जब आप पढ़ रहे होंगे तो वो पोर्शन रिवीजन कर लीजिएगा। थ्योरेटिकल आपने जो अपना इजी नोट मंगाया था वो पढ़ने को मैंने बोला था, तो वो भी आप होप सो कि पढ़ चुके होंगे, है ना। तो इन सब का रिवीजन करके आराम से पेपर दे करके आओ। बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट आप लोगों को। बस ये है कि पेपर की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, टफ नहीं है, ट्रिकी है। तो आप उस क्वेश्चन को ना समझ में आए तो उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, तब आप उस पर मार्क करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो ट्रिकी है। बाकी क्वेश्चन यही होगा, उसको घुमा के पूछा जा सकता है ना। तो एज इट इज़ हो सकता है क्वेश्चन अगर ना मिले तो घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रिकी क्वेश्चंस पे विशेष महत्व दीजिएगा। और उसके बाद में मैं आपको बता दूँ, जो हमने आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स और ये सब चीज़ें सिखाई थी, इनको आप ध्यान में रख कर ही पेपर सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।